हेलो दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 22 जून का पीआईबी प्लस करंट अफेयर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक इसके अंतर्गत क्या है। तो जीएस पेपर 2 से है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान। ठीक है, तो पहली न्यूज़ क्या है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का जो स्थानांतरण है। ठीक है, तो इसका संदर्भ देख लेते, संदर्भ में क्या कहा गया। तो जो लक्षद्वीप है वो क्या चाहता है कि जो कानूनी क्षेत्राधिकार है उसका जो कि केरल में आता है, तो केरल के उच्च न्यायालय से वो कर्नाटक उच्च न्यायालय में जो स्थानांतरित है वो प्रस्तावित करने पर विचार कर रहा है अभी, मतलब सोच रहा है अभी। तो इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, पृष्ठभूमि में क्या दिया गया है। तो जो लक्षद्वीप के प्रशासक है जिनका नाम क्या है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इन्होंने कई सारे मतलब वो थे जो इनके याचिकाएं थी वो दायर की थी वहाँ के हाई कोर्ट में। कहाँ के, केरल हाई कोर्ट में। क्या क्या थी, जो कोविड-19 था उसके रिस्पेक्ट में जो मानक संचालन प्रक्रिया है उसमें संशोधन किया गया था। उसमें संशोधन में क्या कहा गया कि जो गुंडा अधिनियम है वो शुरू किया जाए। उसके अलावा जो सड़क है उनको चौड़ा करने के लिए जो मछुआरों की झोपड़ियाँ हैं उनको ध्वस्त करें। ठीक है, ये सब शामिल थे, जिसकी वजह से जो केरल सरकार के सामने मुकदमे दायर किए गए उन्होंने उस पर अभी तक मतलब रिस्पॉन्स नहीं लिया था, जिसकी वजह से जो है इस प्रस्ताव का सूत्रपात किया गया। ठीक है, मतलब केरल से कर्नाटक में स्थानांतरित किया जाए। ठीक है, ये तो न्यूज़ है। अब उसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है उसको स्थानांतरित करने संबंधी प्रक्रिया, इसके बारे में देख लेते हैं जो संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा स्थानांतरित कर कौन सकता है, तो सिर्फ संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम, संसद द्वारा पारित जो अधिनियम है उसके माध्यम से ही ये स्थानांतरण किया जा सकता है उच्च न्यायालय का। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो अनुच्छेद 241 है, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 241 के अंतर्गत संसद क्या कर सकती है, जो संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी हमारी, उसमें हाई कोर्ट का गठन कर सकती है, या फिर इसके लिए जो है इस परियोजना के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है वहाँ पे, कि वहाँ पे जो है उच्च न्यायालय बनाया जाए। ठीक है, इसके अलावा इस अनुच्छेद का जो उपबंध 4 है, जो ये अनुच्छेद है 241, तो इससे जो हमारा जो राज्य है उसका जो हाई कोर्ट है उसकी आधिकारिकता का अल्पीकरण नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसको कम शक्तियाँ नहीं दी जाएगी, या फिर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसके विस्तार करने से या उसके अपवर्जन करने से संसद की जो शक्ति है उसका अल्पीकरण नहीं होगा। ठीक है, उनकी शक्तियाँ सेम रहेगी। ठीक है, उसके अलावा आगे की चुनौतियाँ क्या है इसके अंतर्गत, तो देखिए जो हमारा लक्षद्वीप है वो केरल हाई कोर्ट में आता है। ठीक है, और जो वहाँ की भाषा है, दो लक्षद्वीप और केरल की भाषा है वो मलयालम है। ठीक है, दोनों में बोली और लिखी जाने वाली भाषा है। उसके अलावा अगर जो केरला का हाई कोर्ट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कर्नाटक पे, तो उससे क्या होगा, जो लक्षद्वीप की पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इससे भाषा का संबंध भी टूटेगा। ठीक है, जैसे कर्नाटका में जो है वो कन्नड़ हो जाती है, यहाँ पे मलयालम है। ठीक है, उसके अलावा दोनों में जो है संपर्क का भी अभाव है, क्योंकि कर्नाटक क्या है 1000 किलोमीटर दूर है, और जो हमारा ये है केरल से लक्षद्वीप ये सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। इससे जो है अतिरिक्त भार पड़ेगा राजकोष पर, क्योंकि वर्तमान में क्या है विचाराधीन सभी मामलों के जो है फिर से सुनवाई करनी होगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो जीएस पेपर 2 से ये यूनिट आप देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन, तो इसका संदर्भ क्या है, तो इसके अंतर्गत अगर हमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव करवाने हैं, तो उसके अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सीटों का जो है परिसीमन करना आवश्यक होगा। ठीक है, अब ये परिसीमन क्या होता है, तो देखिए परिसीमन होता है कोई भी जो विधायी निकाय है उसमें किसी राज्य में जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, मतलब एक एरिया डिवाइड करते हैं ना, इस एरिया में ये एमएलए होगा, इसमें ये होगा, तो उसकी सीमा जो है निर्धारित प्रक्रिया होती है ये एक तरह की। ठीक है, तो वो हमें वहाँ पे करना होगा। अब परिसीमन की आवश्यकता क्यों है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो ऐसा जो है जो केंद्र सरकार है उसने जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है, पिछले साल 6 मार्च को इसे बनाया गया था, ताकि जो जम्मू कश्मीर परिसीमन है उसका एक आयोग गठन करके इनकी जो एरिया है लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनको जो है डिवाइड किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा इसी अधिनियम के द्वारा जो ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 था, इसी से जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो परिसीमन प्रक्रिया उसका निष्पादन कैसे होता है, तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो जिसको उच्च अधिकार प्राप्त आयोग हो, ठीक है, उसके द्वारा ये की जाती है, और इसको जो है परिसीमन आयोग या जो सीमा आयोग है वो कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आयोग होता है इसको जो है कानून के समान शक्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक है,
और इसको जो है किसी भी अदालत के समक्ष जो है चुनौती नहीं दी जा सकती, जो ये आयोग जो डिवाइड करेगा एरिया को। उसके अलावा इसकी संरचना देख लेते हैं तो परिसीमन आयोग 2002, तो इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो सेवारत या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, दूसरा पदेन सदस्य के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। इसके अलावा जो नामित निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं, तो संविधान का जो अनुच्छेद 82 है, 82 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हर प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होगा, एक परिसीमन अधिनियम कानून बनाया जाएगा संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। उसके अलावा जो आर्टिकल 170 है उसके तहत जो प्रत्येक जनगणना होगी उसके बाद जो परिसीमन अधिनियम है उसके अनुसार राज्यों को भी जो है क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत वगैरह में आपने पढ़ाई होगा ये। उसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक है वो भी जीएस पेपर 2 से ही है, सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उसके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। तो मसौदा सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2021, ठीक है। तो इसके बारे में संदर्भ देखते क्या है। तो हाल ही में किसने पारित किया है, तो जो हमारी केंद्र सरकार है उसने पारित किया इस बिल को। और इसने किसको रिप्लेस किया है, संशोधन किस में करके इसको बनाया गया, तो जो सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 था उसमें संशोधन करके इसे बनाया गया। अब इसके देखिए मुख्य जो प्रावधान है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रमाणन पुनरीक्षण, ठीक है, रिवीजन ऑफ द सर्टिफिकेट। तो इसके अंतर्गत जो हमारी केंद्र सरकार है उसको ये पुनरीक्षण करने की जो शक्ति है, रिविजनरी पावर है, वो दी गई है। इसके अनुसार क्या करेगी, वो जो मूवीज़ होती हैं उनकी पुनः जांच करने में सक्षम बनाएगी। तो ये किसके द्वारा अधिकार दिया गया, तो जो CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, इनके द्वारा जो है इन्हें अनुमोदित किया गया केंद्र सरकार को, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो एज बेस्ड सर्टिफिकेट होता है, तो उसके अंतर्गत क्या किया गया, जो हमारी आयु आधारित वर्गीकरण था और श्रेणीकरण था और उसको जो है प्रावधान में लागू किया गया। मतलब जो पहले हमारी UA और A था, इसको कन्वर्ट करके अब UA 7+, 13+ और 16+ इसमें जो है डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा पायरेसी के खिलाफ जो प्रावधान है, प्रोविजन अगेंस्ट पायरेसी, जो मूवी वगैरह कॉपी करके आप कहीं और से देख लेते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या है, हमारे पास कोई सक्षम प्रावधान नहीं है जो पायरेसी उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है अब इसको जो है पायरेसी की समस्या पर लगाम लगाने के लिए जो है इसको विधेयक को पारित किया गया, जिसका उल्लंघन करने पर जो है कारावास और जुर्माना दोनों की जो है सज़ा भुगतनी होगी। उसके अलावा देखिए जो अपरिवर्तनशील प्रमाण पत्र है, तो इसके अंतर्गत तो जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो सदा के लिए मिलेगा, मतलब ऑलवेज़ के लिए। पहले जो CBFC द्वारा सिर्फ 10 सालों के लिए एक वैध पत्र दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें संबंधित चिंताएं क्या उत्पन्न हुई हैं, तो इसके अंतर्गत जो परिमाणन होगा उसके आदेश देने के लिए केंद्र की शक्ति। अब देखिए CBFC ने पहले एक जो है मसौदा तैयार कर रखा था, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट सेंसरशिप है उसमें एक अतिरिक्त परत और जोड़ सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी क्या कहा कि अगर एक बार मान लीजिए अगर CBFC जो बोर्ड है उसने उसको प्रमाणित कर दिया मूवी को, तो इसमें केंद्र सरकार की कोई अधिकार नहीं कि वो दोबारा उसमें सेंसरशिप करे, ठीक है। तो इसके अलावा जो विधेयक है उसमें इसके विपरीत बिल्कुल तर्क दिया गया, मतलब केंद्र सरकार को जो है शक्ति दी गई है, ठीक है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। उसके अलावा देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो इससे उनके जो मान लीजिए जैसे मूवी होती है वो कई बार रिलीज से पहले कुछ व्यक्ति द्वारा इस पर आपत्ति जताई जाती है, ठीक है। पर अब क्या है, CBFC ने तो प्रमाणित कर दिया, पर अभी केंद्र सरकार ने रोक रखा है, तो इसकी वजह से जो उसकी मतलब लंबे समय तक मूवी को जो है रोका जा सकता है, ठीक है। मतलब एक तरह से डबल प्रक्रिया होगी, पहले CBFC फिर केंद्र सरकार। इस विषय पर जो सरकार है उसका तर्क क्या है, तो इसके अंतर्गत जो सरकार है वो अपने आप को मतलब सुपर सेंसर के रूप में जो है दिखाने की कोशिश कर रही है, और संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसमें उल्लेखित जो उचित प्रतिबंध है उसका हवाला दे रही है, ठीक है। भले ही जो CBFC है उसने जो प्रतिबंध है वो लगाए जाने सामग्री योग्य नहीं पाई हो, पर उनके द्वारा जो है ऐसा कहा गया कि हम जो है इसमें अधिक सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है अभी मतलब मामला लंबित ही है। तो देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है, तो ये भी GS पेपर 2 से ही है, निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो हमारी ये निष्ठा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है, संदर्भ में देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमारी जनजातीय कार्य मंत्रालय और NCERT है, इनके द्वारा एक साथ कार्य किया जा रहा है, किनके ऊपर,
तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और उनके शिक्षकों और प्रधानाचार्य और इनके निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ठीक है, इनके लिए एक कार्य किया जा रहा है। तो ये आपने फुल फॉर्म देख ही ली। उसके अलावा इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वो जो प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण परिणाम है उनमें सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाना, ठीक है। उसके अलावा ये एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये क्या है, विश्व में सबसे बड़ा अपनी तरह का जो है कार्यक्रम है और 2019 से 20 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो केंद्र प्रायोजित योजना, मतलब 100% केंद्र इसमें पैसा देगा, उसके रूप में इसे शुरू किया गया, जिसका पर्पज़ क्या है, तो बच्चे जो हैं उनमें क्या करना, जो छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करना। उसके अलावा जो टीचर्स होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करना और जो प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षक होते हैं और स्कूल प्रधानाचार्य होते हैं उनकी क्षमता का निर्माण करना, ठीक है। अब इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो ये सीधे तौर पर किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो जितने भी रिसोर्स पर्सन है स्टेट और यूटीज़ हमारी, उसके अलावा जो स्टेट रिस्पॉन्स पर्सन है इनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसके अलावा NCERT और जो NIEPA है इनके द्वारा चिन्हित किए गए जो 120 नेशनल रिस्पॉन्स पर्सनस हैं उसके द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा इन्हें, ठीक है। तो इसके परिणाम से क्या अपेक्षित किया जा रहा है, तो छात्रों को सीखने के लिए सीखने के परिणामों में सुधार होगा, ठीक है, मतलब उनकी सीखने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। एक सक्षम और समृद्ध समावेशी कक्षा का निर्माण होगा। उसके अलावा शिक्षकों को जो है अच्छी तरह से ट्रेन किया जाएगा ताकि वो छात्रों की सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रति सतर्क और उत्तरदायी हो, ठीक है। उसके अलावा जो शिक्षकों के लिए जो आर्ट होती है उसको अध्यापन कला के रूप में उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे छात्रों की रचनात्मक वृद्धि होगी। उसके अलावा शिक्षकों को छात्र के समग्र विकास हेतु उनके जो व्यक्तिगत सामाजिक गुण हैं उनको विकसित करने और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। स्वस्थ और सुरक्षित स्कूल परिवेश का निर्माण होगा। शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का एकीकरण होगा, ठीक है। सीखने की क्षमता के विकास पर जो केंद्रित तनाव मुक्त जो स्कूल होते हैं वो आधारित मूल्यांकन विकसित करना होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक है GS पेपर 3 से है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो थिएटर कमांड होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी तीनों सेना होती है, उससे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, नीचे देखेंगे क्या होता है, इनकी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक जो है बनाई गई, ठीक है। इस बैठक में जो थिएटर कमांड होता है उसकी संरचना से संबंधित विषयों पर जो मतभेद होते हैं उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, सबसे पहले तो इन तीनों सेनाओं को क्या किया जाएगा, युद्ध संरचना के लिए थिएटर कमांड के अंदर पुनर्गठित किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तीनों बलों के संसाधनों का एक कमांडर के अधीन होगी, ठीक है। ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, एकल मतलब वो तीनों के एक ही के अंडर आ जाए, ठीक है, ताकि तीनों का यूज़ हम उससे एफिशिएंसी से कर सकें, ठीक है। जो ये कमांडर होगा थिएटर कमांड वो अधीन सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा, जो भी कार्य करेंगे तीनों सेनाएं, ठीक है। वर्तमान में अगर तीनों सशस्त्र बलों के जो 17 कमांडेंट है वो कार्यरत है, जिसमें थल और वायु प्रत्येक के अधीन 7-7 कमांडेंट, नौसेना के अधीन 3 कमांडेंट है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो CDS होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, CDS क्या होता है, एकल बिंदु सैन्य सलाहकार, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं, ठीक है, सरकार के। इसे जो है 1999 में गठित जो कारगिल समीक्षा समिति थी उसके द्वारा सुझाए गए अनुसार इनकी जो है पोस्ट क्रिएट की गई थी, ठीक है। उसके अलावा ये क्या होता है, 4 स्टार जनरल का दर्जा इन्हें प्राप्त होता है। उसके अलावा ये क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, स्थायी परमानेंट जो अध्यक्ष होते हैं किसके, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, जिसके अंतर्गत तीनों जो हमारी सशस्त्र बल है उनके अध्यक्ष जो है शामिल होते हैं, ठीक है। उस कमेटी के ये अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो हमारे तीनों सशस्त्र बल हैं उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा तालमेल को बढ़ावा देना और अंतर सेवा संघर्ष को न्यूनतम करना, ठीक है, मतलब आपस में जो कहा सुनी मतलब बहस हो जाती है उसको कम करना, जो संघर्ष होता है, ठीक है। आवश्यक शर्तें क्या है इसकी, तो जो CDS है उस पद पर जो नियुक्त व्यक्ति है वो सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा CDS के जो पद है उसमें सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों बाद तक बिना पूर्व अनुमोदन के किसी भी निजी रोजगार की अनुमति भी नहीं होगी, ठीक है। 5 वर्ष तक कोई भी निजी रोजगार भी नहीं कर सकते। अब इनके भूमिकाएं और कार्य क्या होते हैं,
तो ये पॉइंट तो हमने पढ़ ही लिया, पहला वाला सिंगल पॉइंट सैन्य सलाह करते हैं और इनके बीच में जो है मध्य योजना बनाने सशस्त्र बलों के और ख़रीद करने और जो रसद होता है, असला बारूद होता है हमारा, उसके संबंध में तालमेल स्थापित करेगा। ठीक है। उसके अलावा जो थिएटर कमांडेंट होता है उसके गठन के माध्यम से जो स्थल वायु समुद्र कार्यवाहियाँ हैं उनका समेकन सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये जो है जो परमाणु कमान प्राधिकरण होता है, ठीक है, उसके सैन्य सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करते हैं। ठीक है। साथ ही जो हमारे अंतरिक्ष और साइबर स्पेस जैसे नए युद्ध क्षेत्र हैं उनको संभालने के लिए जो त्रिसेवा संगठन है उनकी कमान का भी ये नेतृत्व करते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये क्या होता है, जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसके प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं और जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य करते हैं। ठीक है। CDS जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद और रक्षा योजना समिति इसके मेंबर भी होते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, GS पेपर 3 से है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च संदर्भ देख लेते हैं इसका क्या है। तो ये जो है शब्द अभी सामने आया, इसका मतलब क्या होता है, जो वायरस में उत्परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जो म्यूटेशन हो रहा है उसके कारण बनने वाली जो परिस्थितियाँ उसमें जो हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके वृद्धिमान प्रजनन, ठीक है, जो बढ़ता जा रहा है उसके प्रजनन पर जो केंद्रित रिसर्च है, अनुसंधान है, उसका एक एरिया होता है। ठीक है। मतलब वो कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अब देखिए इसका नाम क्यों रखा है गेन ऑफ फंक्शन, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, इसके प्रसार में वृद्धि करके और इससे लाभ प्राप्त करने का मतलब वो करते हैं, रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो इसमें जो है जो पैथोजेंस होते हैं उसके साथ इस तरह से हेरफेर करते हैं कि इसके जो फंक्शन होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। तो इसके अलावा इस प्रयोग में जो वैज्ञानिक है उसको उभरती संक्रामक जो बीमारी है उसकी बेहतर भविष्यवाणी करने, ठीक है, जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी 2 या 3 हफ्ते में, ठीक है, तो बेहतर भविष्यवाणी करने, टीके और चिकित्सा उपचार जो विकसित करने का अवसर प्रदान करे। ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया कैसे है, कैसे मतलब ये काम करता है, तो इसमें क्या होता है, जानबूझकर किसी जीव का जो है प्रयोगशाला में चेंज कर देते हैं उसमें, ठीक है, उसका जीन परिवर्तन कर देते हैं, या रोगाणु की जो प्रसरण क्षमता होती है, जो ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी तेज़ी से फैलता है, ठीक है, या फिर प्रचंडता या प्रतिरक्षा जनत्व, उसका अध्ययन करने हेतु उसमें जो है म्यूटेशन करना शामिल होता है, मतलब उसके जो बेसिक जो जीन्स होते हैं उनको चेंज कर देना। ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसमें हम जो वायरस होता है उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके या फिर विभिन्न माध्यमों में जो वृद्धि करने का अवसर देकर उसको तकनीक को कहा जाता है सीरियल पैसेज। ठीक है। मतलब हम जानबूझकर उसे जो है बढ़ाते हैं। इस प्रकार के अनुसंधानों से संबंधित मुद्दे क्या हैं इसके बारे में, तो हम क्या करते हैं, उनके म्यूटेशन में हेरफेर, म्यूटेशन करते हैं उनमें, ठीक है, उनके मतलब बेसिक जो जीन्स होते हैं उसमें हेरफेर करते हैं। तो उसके माध्यम से क्या होता है, रोगाणु सूक्ष्मजीव अधिक घातक भी हो सकता है और संक्रामक भी बन जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो लॉस ऑफ फंक्शन होता है वो अनुसंधान भी होता है। ठीक है। जो क्या करता है, जो निष्क्रिय उत्परिवर्तन है, जो इनएक्टिव म्यूटेशन है, उससे संबंधित है। इस प्रकार के प्रयोगों के लिए परिणाम स्वरूप जो रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है, अथवा अपना मुख्य कार्य करने में कम कर देते हैं। ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कैसे बढ़ रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, तो हम उसे रोकने के लिए भी तो कम मतलब इनएक्टिव कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो इससे हमें ये बेनिफिट भी हो सकता है। उसके अलावा हमारा गेन ऑफ एक्शन होता है। इससे क्या हो सकता है, जो हमारी जैव सुरक्षा होती है उसके लिए भी जोखिम उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से जो ड्यूअल यूज़ ऑफ रिसर्च ऑफ कंसर्न, चिंताजनक दोहरा उपयुक्त अनुसंधान, ये भी कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो सीरियल पैसेजिंग है उसमें विभिन्न जो परिस्थितियाँ उसमें रोगाणु को वृद्धि करने का अवसर देकर उनमें होने वाले परिवर्तन का अवलोकन किया जाता है सीरियल पैसेज में। तो कोविड-19 महामारी के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है इसकी, तो जो ये गेन ऑफ एक्शन है इस रिसर्च की वजह से क्या है, जो ये कहा जा रहा था कि जो कोविड-19 में जो वहाँ का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसमें गलती से ये लीक हो गया था, तो वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से उसे गलत नहीं कह सकते। ठीक है। इस रिसर्च की वजह से हम उसे मतलब उसमें जो हम कह रहे थे कि ये गलत है, खारिज कर रहे थे चाइना वाले, तो पूरी तरह से वो गलत नहीं है। उसके अलावा जो पहले मतलब ये कहते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग होने की संभावना से इनकार किया गया था पहले, पर अब जो है इसकी गेन ऑफ एक्शन की वजह से जो है जो सीरियल पैसेजिंग है इस वायरस का विकास होने की संभावना हो सकती है। ठीक है। सीरियल पैसेजिंग से तो भारत में इसे किस प्रकार विनियमित किया जा सकता है, तो जो ये विनियमन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, जो खतरनाक सूक्ष्मजीव आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम 1989 है। ठीक है। इसके अनुसार इन सबको जो है विनियमित किया जाता है। ठीक है।
उसके अलावा देखिए 2020 में जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो जैव सुरक्षा प्रयोगशाला थी, इसके नाम से एक रोकथाम सुविधाओं की स्थापना हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। ठीक है, उसके अलावा इस अधिसूचना में जो जैव खतरे और जैव सुरक्षा है, उसके स्तर पर जो परिचालन के जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए। ठीक है, जिनका सूक्ष्म जीवों से संबंधित जो अनुसंधान, विकास और प्रबंधन है, उसमें संलग्न जितने भी संस्थान हैं उनका पालन करना है। उनका जो है इन नियमों का जो दिशा निर्देश है इनका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीलिम्स फैक्ट। तो जो यूएन जनरल असेंबली है, महासभा है, उसने अपने 69वें सत्र के जो 11 दिसंबर 2014 था, इसको प्रस्तावित करके 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था 2014 में। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम जो है कल्याण हेतु योग, योग फॉर वेलबींग थी। उसके अलावा WHO ने भी अपने सदस्य राष्ट्रों से योग का अभ्यास करने के लिए कहा और इसे 2018 से 30 की शारीरिक गतिविधि संबंधी अपनी वैश्विक कार्य योजना में शामिल किया गया। ठीक है, जान है तो जहान है। अब ये क्या है, तो ये जागरूकता एक अभियान है, जिसकी जो है अभियान की शुरुआत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई। ठीक है, उसके अलावा यह जो है देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और कुछ निहित स्वार्थों द्वारा मौजूदा टीकाकरण अभियान के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों और आशंकाओं को कुचलने रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ब्लैक सॉफ्ट शेल कछुआ, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, मीठे पानी में रहने वाला कछुआ है। उसके अलावा IUCN ने 2021 में इस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की सूची में जो है सूचीबद्ध किया था। उसके अलावा जो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 है, इसके तहत इसको जो है कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी की जल वाहिकाओं में देखे जाने वाले जो पूर्व ब्लैक सॉफ्ट शेल कछुए हैं, उनको वन्य रूप से विलुप्त माना जाता था और यह केवल पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के मंदिरों के तालाबों में ही पाया जाता था। अभी चर्चा का कारण क्यों है, तो वहाँ पर जो असम में जो हयग्रीव जो माधव मंदिर समिति है, उसने हरित क्षेत्र में काम कर रहे जो 2 NGOs हैं, एक तो चिड़ियाघर साहब बॉटनिकल गार्डन और दूसरा कामरूप जिला प्रशासन, इनके साथ जो मीठे पानी के दुर्लभ ब्लैक सॉफ्टशेल कछुए हैं, इनके दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, देखिए ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये इस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और पढ़ते रहिए। और बस उसके अलावा देखते हैं कल दिन में मैं जो हमारी इकनॉमी है PT 365 उसका एक और जो है चैप्टर अपलोड करूँगा। ठीक है, उसके अलावा हैव अ गुड डे।